हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो ग्रेविटेशन के ऊपर हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे जो कि केप्लर्स लॉ। तो केप्लर्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, उसका प्रूफ करेंगे, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कैसे केप्लर्स लॉ लाते हैं, सब कुछ हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और केप्लर्स लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट है, आज तक जो भी सैटेलाइट हम लोग स्पेस में छोड़ते हैं हर एक सैटेलाइट केप्लर्स लॉ को हम लोग फॉलो करके ही छोड़ते हैं। केप्लर्स लॉ आज भी वैलिड है। केप्लर साइंटिस्ट जो थे बहुत साल पहले ये लॉ देखे गए थे, लेकिन आज तक इस लॉ का सिग्निफिकेंस है। और न्यूटन का हम लोग ग्रेविटेशन का नाम जब देते हैं तब हमेशा हम लोग किसका नाम जानते हैं? सर आइजैक न्यूटन। लेकिन केप्लर का नाम हम लोग उतना कंसिडर नहीं करते, लेकिन ये गलत है कि केप्लर सर भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ग्रेविटेशन के फील्ड में। तो पहले मैं केप्लर्स लॉ के तीनों लॉ लिख दूंगा, फिर मैं तीनों लॉ को प्रूव कराऊंगा, फिर इसका एप्लीकेशन कैसे करें वो भी आप लोग को समझाऊंगा। सबसे पहले अगर मैं आप लोग को समझाऊं कि केप्लर्स लॉ क्या क्या है, केप्लर्स लॉ को मैं शुरू करूंगा। केप्लर्स लॉज तो तीन तो लॉ है। अगर लॉ 1 मैं बोलूं, एक एक लॉ को मैं आप लोग को लिख दूंगा। पहले लॉ लिख लीजिए, फिर मैं एक एक लॉ को एक्सप्लेन करूंगा, फिर समझाऊंगा, फिर प्रूफ भी कराऊंगा। लॉ 1 क्या कहते हैं सभी लोगों को पता है, एवरी planet revolves around the sun in elliptical orbit with the sun at one of the फोकस। अभी इलिप्स का क्या होता है सभी लोगों को पता है। इलिप्स क्या है? इस टाइप का फिगर को हम लोग इलिप्स बोलते हैं, लेकिन इलिप्स का कोई सेंटर नहीं होता। इलिप्स को हम लोग ये एक्सिस बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ये है सेमी मेजर एक्सिस और ये वाला है सेमी माइनर एक्सिस। अब इस सेमी मेजर एक्सिस में दो पॉइंट इधर रहता है, ये दोनों पॉइंट को बोला जाता है फोकस ऑफ द इलिप्स। तो अकॉर्डिंग टू केप्लर्स फर्स्ट लॉ, जो हमारा हर एक प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। मतलब अगर यहाँ पर सन है, ये अगर हम लोग का सन है, हर एक प्लैनेट सन के चारों तरफ ऐसा अगर ये एक प्लैनेट है सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा। और ये इलिप्टिकल पाथ के सन कहाँ पर रहेगा? सन रहेगा उस फोकस में रहेगा। जो इलिप्स का जो फोकस है वो इस फोकस में कहाँ पर रहेगा? सन का हमारा पोजीशन होगा। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द फोकस। ठीक है, तो कोई भी एक फोकस में हमारा क्या रहेगा? सन रहेगा। यह है पहला लॉ। तो फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिला? कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्बिट, कैसे ऑर्बिट में हमारा मतलब प्लैनेट घूम रहा है वो हमें मिलेगा। सेकेंड लॉ में हमें क्या मिलेगा? लॉ टू बोलता है द एरिया स्वेप्ट, या मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूं, द एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियल वेक्टर। मैं पहले लिख देता हूं, स्वेप्ट बाय द रेडियल वेक्टर ऑलवेज रिमेन्स सेम। या मैं इसको सिंपल भाषा में ऐसे भी लिख सकता, दैट इज सिंपल भाषा में ये भी लिख सकता हूं, एट इक्वल टाइम पीरियड एवरी प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया। ये इसको मैं इजीली ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज एट इक्वल टाइम इंटरवल every planet sweeps out equal areas। अब इसका मतलब क्या है? इस चीज का मतलब क्या है? अब देखिए, मैं अगर आप लोगों को बोलूं यहाँ पर मेरा सन है, इसके चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। तो एट एनी पॉइंट एट सर्टेन एनी टाइम मेरा कोई प्लैनेट कहाँ पर है? पॉइंट ए में है। आफ्टर टाइम टी प्लैनेट मेरा कहाँ चल गया? पॉइंट बी में। तो टी टाइम में यहाँ से यहाँ गया, टी टाइम में यहाँ से यहाँ गया। सिमिलरली अगर मेरा प्लैनेट इधर रहता एट पॉइंट सी, आफ्टर टाइम टी प्लैनेट मेरा इधर जाएगा टी, आफ्टर टाइम टी इधर गया, तो टी टाइम बाद ए से बी गया, फिर टी टाइम बाद सी से गया डी। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये जितना एरिया स्वेप करेगा ये भी एरिया क्या होगा? सेम होगा। यही है
तो मतलब एक प्लैनेट इक्वल टाइम में जितना दूर जाता है हमेशा वो सेम रहता है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया हमेशा हमारा कवर होगा। यहाँ से यहाँ अगर टाइम में गया टी टाइम में, फिर टी टाइम में अगर यहाँ से यहाँ आया, दोनों का एरिया क्या होगा? सेम। तो एरिया स्वाइप जितना भी करेगा वो होगा हमेशा सेम। ठीक है, यह है लॉ 2। और थर्ड लॉ क्या कहता है? लॉ 3 थर्ड लॉ क्या कहता है? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of revolution of a planet is directly proportional to the cube of the semi-major axis, cube of the semi मेजर एक्सिस। मतलब हमारा जो टाइप कोई भी प्लैनेट रिवॉल्यूशन कर रहा है उसका जो टोटल टाइम पीरियड का टी है उसका स्क्वायर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। मतलब जो प्लैनेट का जो घूम रहा है उस इलिप्टिकल पाथ का जो डिस्टेंस है सेमी मेजर एक्सिस है उसके साथ क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसका किसके साथ? क्यूब के साथ, दैट इज टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब। ए क्या है? ए है सेमी मेजर एक्सिस, या सिंपल भाषा में क्या है? और अगर मैं फॉर एग्जांपल सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है उसको भी हम लोग ये बोल सकते हैं, मतलब किसी भी प्लैनेट का, जिस सन के रेस्पेक्ट में जो भी प्लैनेट घूम रहा है उसका जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग सेमी मेजर एक्सिस बोलेंगे। ये है केपलर का तीनों लॉ। अभी इन तीनों लॉ को कैसे हम लोग प्रूव करते हैं वो करेंगे, प्रूव करेंगे, फिर इनको अप्लाई करके प्रॉब्लम्स करेंगे, रियल लाइफ में कैसे इसको यूज करेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो देखिए मैं चट से आप लोग को बोल दे रहा हूँ। फर्स्ट लॉ क्या है? हमें आइडिया देता है किसका? एक इलिप्टिकल ऑर्बिट का। सेकेंड लॉ हमें क्या देता है? सेकेंड लॉ हमें आइडिया देता है क्या? किस चीज का? सेकेंड लॉ हमें आइडिया देता है आपका क्या बोलिए तो? सेकेंड लॉ आइडिया देता है कि कैसे हमारा एरिया स्वाइप करता है इक्वल टाइम पीरियड में, कैसे एरिया कवर होता है। और थर्ड लॉ हमें देता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, मतलब टाइम के साथ कैसे हमारा सेमी मेजर एक्सिस वैरी करता है, ये हमें थोड़ा देता है। समझ गए? तो अब इन तीनों चीजों को हम लोग प्रूव करेंगे एक के बाद एक। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रूव करते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट? वेरी गुड। तो हम लोग फर्स्ट लॉ को प्रूव करते हैं। तो प्रूव ऑफ केपलर्स लॉ हम लोग करेंगे। लॉ समझ गए? अभी इन सभी को क्या करेंगे? प्रूव ऑफ केपलर्स लॉ। ठीक है, सो प्रूफ ऑफ केपलर्स लॉज। सो लॉ 1 को हम लोग प्रूव करेंगे। लॉ 1 को अगर प्रूव करते हैं, लॉ 1 को हम लोग प्रूव करेंगे तो देखिए इधर हमारा अगर प्लैनेट हमारा जो रिवॉल्व कर रहा है तो हम जो भी प्लैनेट रिवॉल्व करता है उसका हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स देखें तो एफ क्या होता है? एफ इज GMM बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। इन अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं GMM आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, क्योंकि हमें ये पता है आर कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा ऑब्वियसली। तो टॉर्क यहाँ पर कितना एक्ट कर रहा है? टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है? टॉर्क हमने ऑलरेडी टॉर्क पढ़ा है कहाँ पर? सर्कुलर मोशन में टॉर्क पढ़े थे। टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। तो एफ क्या है? आर क्रॉस एफ क्या है? ये वाला GMM अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। अभी देखिए आर क्रॉस आर क्या होता है? 0। तो ये टाउ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि आर क्रॉस आर क्या होता है? 0। तो देखिए यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, तो आर क्रॉस आर क्या होता है? 0। तो टाउ हमारा हो गया 0। और हमें क्या पता है? टॉर्क का मतलब क्या पता है? टॉर्क का मतलब है DL dt, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बाय टाइम, DL dt। टॉर्क इज L क्या है? एंगुलर मोमेंटम, हमें पता है L इज व्हाट? L इज आवर एंगुलर मोमेंटम। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? DL dt इक्वल्स टू 0 या L इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ से? कांस्टेंट। यहाँ पर DL dt अगर 0 होता है तो L कांस्टेंट। तो देखिए
कोई भी पार्टिकल का अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है और नेट टॉर्क अगर जीरो होता है तो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि उसका पाथ क्या होगा, इलिप्टिकल पाथ। सिंस tau equals to 0, torque 0 and angular momentum is conserved and L is conserved, the path must be elliptical, must be elliptical। तो ऐसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है और टोटल टॉर्क इज 0, इसी लॉजिक से हम लोग बोलेंगे क्या, हमारा पाथ है इलिप्टिकल। इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड लॉ को प्रूफ करेंगे। इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग सेकेंड लॉ को प्रूफ करेंगे। तो सेकेंड लॉ को अगर हम लोग प्रूफ करेंगे तो कैसे करेंगे, सेकेंड लॉ प्रूफ देख लीजिए। चीज़ें बहुत ईजी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चीज़ें ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ समझने में जो दिक्कत होता है, एक बार समझ लेंगे तब जिंदगी भर नहीं भूलेंगे ये सब। तो सेकेंड लॉ को अभी हम लोग थोड़ा प्रूफ कर लेंगे। तो सेकेंड लॉ को देखते हैं क्या है। सो लॉ 2, सो लॉ 2 का एरिया हमेशा सेम रहेगा। तो इसके लिए पहले मैं एक इलिप्टिकल पाथ बनाता हूँ। सो यहाँ पर अगर मेरा कोई सन व कोई प्लैनेट है, यहाँ पर मेरा है ए पॉइंट में, कुछ देर चला गया बाद कहाँ, बी पॉइंट में, ठीक है। या मैं इसको मैं ऐसे देता हूँ, पी डैश देता हूँ, बात सेम ही है। इसको मैं ओ पॉइंट दे रहा हूँ, ये पॉइंट है मेरा ओ और ये डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस है मेरा रेडियल वेक्टर है आर, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक चीज़ तो हमें पता है कि फर्स्ट लॉ से प्रूव हो, टाउ इक्वल्स टू 0 हमें मिला है और यहाँ से एल इक्वल्स टू में क्या मिला है, कांस्टेंट मिला है। अभी वो अगर मैं ये ट्राइंगुलर रीजन का, अगर ये ट्राइंगुलर रीजन का मैं एरिया बोलूँ, एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन के आंसर ओ पी डैश क्या होगा, डेल्टा ए। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू आर इंटू पी डैश, ऐसा हम लिख सकते हैं, हाफ इंटू आर इंटू, इसको पी डैश छोड़िए, ए भी लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पी को कुछ और इधर रिप्लेस करूंगा, इंटू ए भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ऑब्वियसली देखिए, इसको मैं डेल्टा हाफ इंटू आर इंटू ए लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कंफ्यूजिंग है कि हमारा जो ए बी है, ए बी क्या है, आर्क है, बट ए बी क्या है, ए बी है हमारा आर्क। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए बी इज आर्क, तो इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे कैसे बोलिए, तो आर्क होता है, तो आर्क के लिए क्या हमें क्या पता, आर्क लेंथ एस इक्वल्स टू आर थीटा। तो इसको हम लोग अगर ए बी को अगर डेल्टा आर बोले तो इससे क्या हमें मिलेगा, इसको हमें भी इंटू हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए हमारा ए बी क्या है, आर्क है, तो इसको अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे तो इसको रिप्लेस करने के लिए मैं लिख सकता हूँ भी इंटू डेल्टा टी, भी इंटू डेल्टा टी, जहाँ पर डेल्टा टी हमारा टाइम है और टोटल भी क्या है, वेलोसिटी, v इज द वेलोसिटी, v इज द वेलोसिटी हम लिख सकते हैं। और हमें पता है मोमेंटम का मतलब क्या है, एम भी, तो मैं v का जगह क्या लिख सकता हूँ, p बाई एम। देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, p बाई एम इंटू डेल्टा टी में लिख सकता हूँ। ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूँ ए बी इक्वल्स टू पी बाई एम इंटू डेल्टा टी, इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए मेरा तो डेल्टा ए क्या आ जाएगा, हाफ इंटू आर इंटू पी बाई एम इंटू डेल्टा टी, ये आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो डेल्टा टी को मैं अगर इधर ला दूँ, यहाँ पर जो डेल्टा टी है, तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इधर क्या पड़ा रहेगा, हाफ इंटू आर इंटू पी बाई एम, और आर इंटू पी क्या होता है, आर इंटू पी क्या होता है, यही तो होता है एंगुलर मोमेंटम। P इज द लीनियर मोमेंटम, P इज द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या है, L इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, ये तो रिलेशन होता है L इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, तो आर इंटू पी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2m इंटू एल, और डेल्टा डेल्टा टी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ए डी टी लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू एल बाई ट्वाइस हम लिख सकता हूँ। और ऑब्वियसली हमें क्या पता है, फर्स्ट लॉ से एल इज कांस्टेंट, हमें एल कांस्टेंट पता है, तो ये पूरा चीज़ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये पूरा चीज़ कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही तो है हमारा सेकंड लॉ ऑफ केपलर। सेकंड लॉ ऑफ केपलर क्या कहता है, इक्वल टाइम पीरियड में टोटल एरिया वैसा कांस्टेंट रहेगा, तो एल इज कांस्टेंट हमें यहाँ मिला है, तो डी ए डी टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है, यही कहता है डी ए डी टी
इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यही क्या है, सेकंड लॉ ऑफ केपलर, यही तो है सेकंड लॉ ऑफ केपलर। केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है, एट इक्वल टाइम पीरियड एवरी प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया, इक्वल टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल अगर सेम है तो इक्वल टाइम, इसका मतलब क्या है, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो ये क्या है, ये फॉर्मूला क्या देता है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। ये क्या है, ये है एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी। तो समझ गए, दिस इज द केपलर्स सेकेंड लॉ, समझ गए। जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर मैं थर्ड लॉ को प्रूफ कराऊंगा इसको जल्दी से। आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 डन हो गया। चलिए अब केपलर्स का थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ ऑफ केपलर वो देख लेते हैं क्या है, व्हाट इज केपलर्स थर्ड लॉ, देख लेते हैं। चलिए लॉ 3, लॉ 3 क्या कहता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। उसको प्रूफ करेंगे। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के साथ हम लोग उसको कंपेयर करके देखेंगे। हमें पता है, हमें क्या पता है, इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा हमें किस चीज़ का हेल्प करना पड़ेगा, थोड़ा हमें सेंट्रीपिटल फोर्स और न्यूटन्स लॉ का हेल्प लेना पड़ेगा। तो हमें पता है कि F इक्वल्स टू GMM बाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक प्लैनेट जो रिवॉल्व कर रहा है, जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है उसका हम लोग वेलोसिटी अगर बोले तो वेलोसिटी क्या होगा, 2πr/t। ये होगा जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है उसका सरकमफेरेंस बाय टाइम, उसका वेलोसिटी ये मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ से अगर दोनों को हम लोग देखें तो ये हमें मिल रहा है 2πr/t। तो इस जगह से मैं क्या रिप्लेस करूँगा बोलिए, तो यहाँ से मैं आर्क, यहाँ पर आर का जगह मैं एफ रिप्लेस कर सकता हूँ, या मैं ये कर सकता हूँ कि हमें ये भी पता है कि ये जो घूम रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल टू होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू होगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ इसको हम लोग इक्वल करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, समझा देंगे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का एफ सी बोलो mv²/r। तो हमें क्या पता है इक्विलिब्रियम के लिए Fg इक्वल्स टू Fc, सो mv²/r इक्वल्स टू Gmm/r²। ठीक है, सो बोथ साइड m कैंसिल, एक r² कैंसिल, v का जगह क्या बिठेंगे ये वाला 2πr/t होल स्क्वायर इक्वल्स टू Gm/r। सो दैट इज 4π²r² इक्वल्स टू Gm/r। तो यहाँ से क्या होगा, r इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा r³ इंटू, इधर देखिए ना 4π² है, r इधर आएगा तो 4π² इंटू r³ बाई Gm इक्वल्स टू क्या जाएगा, उधर t² जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ t² इक्वल्स टू 4π² बाई Gm इंटू r³। और ये क्या है देखिए, 4π² का वैल्यू हमें पता है, g का वैल्यू पता है, m इज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ t² इक्वल्स टू k r³, जहाँ पर k क्या है, एक कांस्टेंट है जो कि 4π² बाई Gm। और यहीं से हमारा प्रूव हो गया t² प्रोपोर्शनल टू r³, या बुक में मैंने जो बताया t² प्रोपोर्शनल टू a³। दिस इज व्हाट, दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ, दिस इज थर्ड लॉ ऑफ केपलर। तो तीनों लॉ को हमने ऐसे एस्टेब्लिश कर दिया, बहुत इजी है। आई होप आप लोग समझ गए। केपलर का थर्ड लॉ हमने समझा दिया, जहां पर ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या है 4π² बाई Gm, ये k का वैल्यू है, यहां से हमने प्रूफ कर दिया। इसको जल्दी से लिख लीजिए, हो गया, ठीक है, समझ गए। अभी हम लोग केपलर का तीनों लॉ तो प्रूव कर लिए। एक क्वेश्चन आता है कि न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ प्रूव करो बाय द हेल्प ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ, या केपलर्स लॉ से हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वो कैसे करते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। इसको जल्दी 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 लिख लीजिए, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। बहुत ईजी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं। मैंने क्या किया, फिर भी अगर डाउट होता है कमेंट में समझाइएगा, मतलब कमेंट में आप बोलिएगा, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अभी हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे केपलर्स लॉ को एस्टैब्लिश करेंगे। कहाँ से, केपलर्स लॉ को एस्टैब्लिश करेंगे बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
फ्रॉम केपलर्स लॉ। तो केपलर्स लॉ से हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एस्टेब्लिश या प्रूव करेंगे। सो देखिए क्या होता है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोग क्या को एस्टेब्लिश करेंगे। तो केपलर्स का लॉ हमें क्या पता है, हमें केपलर्स लॉ पता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, या टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम इंटू आर क्यूब, ये हमें पता है। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर बाई जी एम इंटू आर क्यूब क्या है, केपलर्स का थर्ड लॉ। और हमें ये जो t है इसका वैल्यू भी हमें पता है। t का वैल्यू क्या पता है, हमें वेलोसिटी का मतलब पता है 2 पाई r अपॉन टी। तो यहाँ से t क्या है 2 पाई r अपॉन v, तो उसका इधर हम लोग पुट कर दें तो क्या होगा 2 पाई r v इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर जी एम इंटू आर क्यूब, दैट इज 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाई v स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम इंटू आर क्यूब। बोथ साइड 4 पाई स्क्वायर 4 स्क्वायर कट गया, तो और क्या पड़ा रहेगा देखिए v स्क्वायर है। सो v स्क्वायर को मैं अगर r स्क्वायर को डिवाइड करूं तो जी एम अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यूब बाई आर स्क्वायर, दैट इज सिर्फ r पड़ा रहेगा, ये पड़ा रहेगा। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या पड़ा है जी एम अपॉन आर, ये हमें पता है। अभी देखिए v स्क्वायर ये रिलेशन हमें मिला। अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। अभी हमें और एक चीज़ पता है क्या, इस चीज़ को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, ये वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, हमें पता है कि हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, हमारा वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज रूट जी आर। वेलोसिटी जो ऑर्बिटर, एक सैटेलाइट जो ऑर्बिट करता है, एक सैटेलाइट जो ऑर्बिट करता है उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है रूट जी आर। अभी बोलेंगे सर ये आप क्या बोल रहे हैं, हमें तो नहीं पता ये क्या है, आप लोग को अभी तक नहीं पता, मैं उसको एस्टेब्लिश करूँगा, मैं आप लोग को बोल दे रहा हूँ। तो वी स्क्वायर का जगह मैं क्या लिख सकता हूँ जी आर, क्योंकि ये अभी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, मैं अभी तक आप लोग को एस्टेब्लिश नहीं करवाया, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद इसको आप लोग को प्रूफ करवा दूंगा, उसको रिप्लेस करके हम लोग इधर करेंगे। उसके पहले थोड़ा देख लीजिए, ये है रूट जी आर। तो अगर हम इसको यूज़ नहीं भी करते फिर भी हो जाएगा, ठीक है, करके देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो भी ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, कोई भी प्लैनेट जो घूमता है, कोई भी सैटेलाइट, उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है। ये आप लोगों को मैंने अभी तक करवाया नहीं, केप्लर लॉ कराऊंगा फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी कराऊंगा। मैं पहले आप लोगों को थोड़ा बोल दे रहा हूँ ऑर्बिटल वेलोसिटी है क्या, फिर उससे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ये हमारा आ चुका है। तो अब इसका वी स्क्वायर अगर होता है तो क्या होगा जी आर होगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी आर होगा। ये हमारा एक फॉर्मूला है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, या मैं ये भी कर सकता हूँ कि हमें और एक चीज़ पता है। देखिए वी स्क्वायर इक्वल्स टू ये लिख देता हूँ जी आर इक्वल्स टू जी एम अपॉन स्मॉल आर, या जी इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया, स्मॉल जी इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अभी ये फॉर्मूला जब आ गई, यहीं से मेरा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ जाएगा, क्योंकि इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 देके रखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रखिए, और अगर हमें ये भी पता है कि F इक्वल्स टू एम जी, तो जी का वैल्यू ये है, सो जी एम बाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो जी का वैल्यू है, ये जी का वैल्यू को मैंने यहाँ पर प्लस पुट कर दिया, और ये क्या मिल गया हमें, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमने सारे चीज़ों को धीरे धीरे एस्टेब्लिश कर दिया, कि प्लस का तीनों लॉ उसको प्रूव किया, उससे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी हमने डिराइव करके दिखा दिया। यही था थियोरेटिकल पार्ट, समझ गए? ओके, वेरी गुड। इसको देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा ऐसा ऐसा करके हो जाएगा। अभी थोड़ा आप लोग को प्रॉब्लम समझाते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल आप लोग को दिखाते हैं कैसे इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, केप्लर लॉ का न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर थोड़ा इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं, कैसा टाइप का क्वेश्चन कराए बोलिए, तो एक इजी क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ ए planet from the sun is कितना बोलते हैं, चलिए
मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ 1.5 इंटू 1.5 नहीं, दूसरा 20 इंटू 10⁻10 किलोमीटर, 10⁻10 किलोमीटर नहीं मीटर कीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाइड क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, 10⁻10 मीटर एंड इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज 400 डेज। टाइम पीरियड रिवॉल्यूशन क्या है? 400 डेज। तो इसके रेस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है? इसके रेस्पेक्ट में फाइंड द मास ऑफ द सन, फाइंड द मास ऑफ द सन, फाइंड द मास ऑफ द सन। बोलेंगे सर ये क्या क्वेश्चन आ गया, केप्लर्स लॉ में मास कहाँ से आ गया? हमारे पास टाइम पीरियड दिया है और क्या दिया है, हमारा मास ये दिया है रिवॉल्यूशन। तो टाइम पीरियड कितना है? 400 डेज। इसका मतलब क्या है? 400 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, इतना टाइम पीरियड है। और हमारा डिस्टेंस कितना दिया है? आर कितना दिया है? आर इज 20 इंटू 10⁻10 मीटर ये दिया है। तो कैसे करेंगे? हमारे पास केपलर का थर्ड लॉ हमें पता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, या मैं इसको लिख सकता हूँ टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4π² इंटू आर क्यूब। यहाँ से हमें m का वैल्यू निकालना है, समझे? ये m का वैल्यू, तो m क्या होगा? 4π² इंटू आर क्यूब बाई टी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सो 4π² क्या है? 6.67 10⁻⁻, बोलिए कितना होता है? -11 होता है। आर क्यूब क्या है? ये जो वैल्यू है आर, 400 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इसका होल क्यूब। टी स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर लिखना तो भूल गया, लिखना पड़ेगा स्क्वायर, जो कि सॉरी मैंने तो यहाँ पर ऊपर गलत लिख दिया, ऊपर तो आर क्यूब था, तो आर क्यूब क्या है? ये वाला, दैट इज 20 इंटू 10⁻10 इसका होल क्यूब बाई टाइम पीरियड टी क्या है? ये वाला, दैट इज 400 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इसका है स्क्वायर। अभी जो आएगा आंसर किस में आएगा? आंसर आएगा केजी में, कि सब यूनिट ऐसे हमने कंसिडर किया। समझ गए? तो केप्लर्स का थर्ड लॉ यूज करके मैंने ये क्वेश्चन कर दिया। इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये ऑब्वियसली आप लोग कर लेना, मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ कैसे केप्लर्स लॉ का यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा एक टाइप का क्वेश्चन कराते हैं, दूसरा एक टाइप का क्वेश्चन कराते हैं। अगर एक प्लैनेट को अर्थ के रेस्पेक्ट में किसी प्लैनेट का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, तो कैसे करेंगे? ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन कराते हैं। इफ टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट is twice that of Earth, then find its distance from the sun। तो क्वेश्चन है, एक प्लैनेट का जो डिस्टेंस है मतलब सन से, सॉरी एक प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है वो अर्थ का टाइम पीरियड से ट्वाइस है। मतलब अर्थ जितना दिन में घूमता है सन के चारों तरफ, वो प्लैनेट उसका ट्वाइस टाइम लगाता है। तो उस रेस्पेक्ट में उस प्लैनेट का डिस्टेंस किससे निकालना है? सन का डिस्टेंस। तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर अर्थ का मैं टाइम पीरियड को, अर्थ का टाइम पीरियड को अगर मैं टी बोलूँ, तो उस प्लैनेट का टाइम पीरियड क्या होगा? प्लैनेट का टाइम पीरियड होगा, प्लैनेट का होगा 2t, क्योंकि बोला है ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। तो अर्थ का डिस्टेंस को अगर मैं आर ई बोलूँ, तो उस प्लैनेट का डिस्टेंस आर पी क्या होगा? हमें ये निकालना है। हमें फॉर्मूला क्या पता है? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो क्या होगा? हमें लिख सकते हैं टी स्क्वायर बाई टी पी स्क्वायर इक्वल्स टू आर ई क्यूब बाई आर पी क्यूब। तो टी ई बाई टी पी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर ई बाई आर पी, आर ई बाई आर पी होल क्यूब। सो क्या होगा? टी ई बाई टी पी। सो टी ई क्या है? टी बाई 2t इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर ई बाई आर पी इसका होल क्यूब, दैट इज टी टी कट गया, दैट इज 1/4 इक्वल्स टू आर ई बाई आर पी
होल क्यूब। सो क्या होगा, आर ई बाई आर पी होगा 1/3 या आर पी को मैं लिख सकता हूँ, अगर करूँ तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यूब रूट इंटू आर ई। कैमरा में आ रहा है? हाँ कैमरा में आ रहा है। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज क्यूब रूट ऑफ 4 वे इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो ऐसा करके हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग केप्लर लॉ का यूज़ करेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ऐसे करके हम लोग अप्लाई करके कर सकते हैं। और भी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, पिछले साल सीबीएसई के अलग अलग स्कूल्स में कैसे क्वेश्चन आता है ग्रेविटेशन के ऊपर, वो भी हम लोग करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग समझे कि ग्रेविटेशन का मतलब क्या है, कैसे हम लोग चीज़ों का करते हैं, होप आप लोग समझ गए। तो इसी के साथ अच्छा क्लास यहाँ पर एंड करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है या मेरा पढ़ाना आप लोग को कहीं भी बोल रहे कि सर आप ठीक से समझा नहीं पाए, तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा आप लोग को समझा देने के लिए। बीच में कुछ दिन मैं पर्सनल लाइफ में थोड़ा बिजी हो गया था क्योंकि कुछ काम था, इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पाया, क्योंकि अभी थोड़ा बिजी चल रहा है, घर में भी थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ टाइम टू टाइम आप लोग को मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। आप लोग भी अपना पढ़ाई वैसे करते रहिए। सो इसी के साथ विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।